हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट करा दिया था और उसमें एक ऑर्गन रह गया था जो कि सिसन या पेनिस, जिससे अपन दूसरा क्या बोलते हैं, मैथुनांग या कॉपुलेटरी ऑर्गन। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो अंग है इसका उपयोग किया जाता है यूरिन एक्सक्रीशन में, मूत्र विसर्जन में, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो है शुक्राणु या स्पर्म्स भी इसके द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, इसलिए ये एक कॉपुलेटरी या मैथुनांग भी कहलाता है। अगर अपन इसकी संरचना देखें तो ये लंबा पतला संरचना या जिसको अपन सिलेंड्रिकल या बेलनाकार संरचना होती है, और इसके चारों तरफ आपको एक विशेष प्रकार की 3 स्पंजी जो है या लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स दिखाई देती हैं, जो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रही हूँ। 2 जो हैं वो तो होती हैं आपको जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये पार्श्व या लेटरल भाग में होती है और इन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा कर्वेनोसा। और जो दूसरी, अब हिंदी में इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है, यही नाम है। और बीच में जो आपको दिखाई दे रही है पिंक कलर की, ये एक बड़ी सी, या इसको आप कह सकते हो कि उदर भाग पर स्थित होती है और इसे अपन बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे डोरियों जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इनकी सहायता से ही ये जो है उत्तेजन अवस्था में आपको तना हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं ब्लड के लिए छोटे छोटे कक्ष या जिनको अपन ब्लड बॉक्सेज या रक्त कोटर कहते हैं वो पाए जाते हैं और उत्तेजन अवस्था में इनके अंदर ये भर जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको कड़क और खड़ा सा दिखाई देता है। इसके बाद में देखो इसके सबसे नीचे एक कवर या त्वचा पाई जाती है जिसे अपन सिसन मुंड छद या परपुछ कहते हैं। इसकी अवस्था में ये ढका रहता है, लेकिन उत्तेजन अवस्था में ये वहां से हट जाता है। उसके बाद में नीचे जो ये आपको आकार ट्रायंगल स्टेज में दिखाई देता है, इसको अपन ग्लांस या सिसन मुंड कहते हैं, जो कि आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद में देखो अगर इसका अपन कार्य देखते हैं तो इसका कार्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनसेमिनेशन करना, यानी वीर्य सेचन करना। जब निषेचन अवस्था में शुक्राणु को ये योनि या वेजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे आपने मेल में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी आपको 3 तरीके की चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले प्राथमिक अंग है जिसे अपन ओवरी या अंडाशय कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, जैसे अंडवाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब। फिर उसके बाद में आपको गर्भाशय या यूट्रस दिखाई देता है। फिर उसके बाद में योनि या वेजाइना या सर्विक्स। तो ये इस तरीके की यहाँ पर और अंग दिखाई देते हैं। अब अगर अपन यहाँ ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर ओवरी अपने आप में ग्रंथि है, और उसके अलावा हम जो मादा जनन तंत्र है उस तंत्र में हम स्तन ग्रंथि भी, हालांकि वो जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसमें यहाँ पर इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अंडा से। अब देखो सबसे पहले अपन ओवरी या अंडा से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वैसे पता है कि ये एक जोड़े के रूप में होते हैं, और अगर अपन इसकी आकृति देखें तो ये बादाम जैसी, या आप इसको ओवल शेप या अंडाकार भी कह सकते हो। अगर इसकी साइज देखते हैं तो साइज लगभग 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक ये मोटा लंबा होता है, और क्योंकि ये ओवल शेप है इसलिए यहाँ पे 8 मिलीमीटर ये मोटा भी होता है। अगर स्थिति देखें तो ये पेल्विस या जिसे सोनी भाग कहते हैं वहां पे दिखाई देते हैं, और इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडे बनाना। और इसके अलावा ये क्योंकि ग्रंथि के रूप में, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन भी रिलीज होते हैं। फिर अगर वैसे अपन इसकी संरचना देखें तो इसको अपन ने 2 भागों में बांटा हुआ है। बाहर वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स,
और जो अंदर वाला भाग है उसे बोलते हैं मेडुला। अब ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स में अंडे का निर्माण होता है। अंडा बहुत सारी अवस्थाओं से बदलता है, तो इसकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये देखना है कि जो अंडाशय है उसमें 2 भाग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपन थोड़ी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसमें बीच का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और स्ट्रोमा जो है उसमें बहुत सारे फाइबर्स आपको मिलेंगे और रक्त वाहिनियां वगैरह भी दिखाई देती हैं। और इसी भाग में जो है अंडा परिपक्व होके बाहर निकलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर, हालांकि जो अंडे की परिपक्वन है वो अपन आगे वाले उसमें देखेंगे। यहाँ केवल आपको ये देखना है कि इसके चारों तरफ, जैसे पहले वैसे यहाँ पर जैसे अपन ने वृषण वाली संरचना में देखा था, वैसे यहाँ पर भी जो है परत पाई जाती है। और इन परतों को हम बोलते हैं, एक तो है अंतरांग पेरिटोनियम और एक जिसे अपन विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। और यहाँ पर भी अंडे बनाने के लिए जो है एक जननिक उपकला होती है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक और पतली सी संरचना पाई जाती है जिसे हम अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब यहाँ पे देखो, ये संरचना के बाद में, अब जैसे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, हालांकि स्थिति ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखो कि लगभग 14 दिन है, वो 14 दिन बनते हैं जिसमें कि अंडा परिपक्व होता है। जैसे यहाँ प्राइमरी है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी, टर्सरी, फिर आर्टियल है, फिर उसके बाद में ये जो संरचना है जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल यहाँ लिखा हुआ है, जो सबसे मैच्योर या एडवांस स्टेज है, उसके बाद में यहाँ से 14वें दिन, ये फिक्स है, 14 दिन के आसपास यहाँ से अंडा जो है ओवरी से बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है। खैर ये वाली जो चीज है ये अपन अगले जो उसमें टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको यही देखना है कि किस तरह से इसमें अंडे का निर्माण होता है। इसके बाद में देखो, अंडवाहिनी के एक संरचना आती है जो कि ये भी जोड़े के रूप में है, और ये बिल्कुल जैसे अंडाशय है, ओवरी है, उसके चारों तरफ हाथ के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है। अब ये देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लगभग, एग्जैक्ट नहीं पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसका सबसे आगे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा फनल या कीप के रूप में दिखाई देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम या कीपर। उसके बाद में ये जो इनफंडिबुलम है, इसके चारों तरफ आपको कुछ आउटग्रोथ या वृद्धि सी दिखाई दे रही है, और इन वृद्धि को अपन बोलते हैं फिम्बरी। और इसी फिम्बरी के द्वारा जो है ये ओवरी से जब अंडा निकलता है तो उसको ये अपने में ले लेती है। उसके अलावा डायग्राम में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी फनल के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, और इस छेद को हम बोलते हैं ऑस्टियम। इसी छेद से अंडा जो है कहाँ प्रवेश करता है, अंदर कीप के अंदर। उसके बाद में जो दूसरा भाग है वो भाग कहलाता है एम्पुला, और ये जो एम्पुला है ये थोड़ा सा मोटी सी संरचना होती है, और इसी के अंदर एग आकर जो है निषेचन करता है। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप अंडवाहिनी कह सकते हो। और अंडवाहिनी के में भी अगर अपन जाते हैं तो एम्पुला जो है वो परफेक्ट प्लेस है जहां पर की निषेचन क्रिया होती है। उसके बाद में देखो, तीसरा जो पार्ट है जिसे बोलते हैं स्थिमस, ये दुबला पतला सा पार्ट है जो कि गर्भाशय से जुड़ने का कार्य करता है, क्योंकि ये दोनों तरफ होती तो यूट्रस से जुड़ने का कार्य करता है। अब जैसे कल मैंने आपको कहा था कि शुक्रवाहिनी हटाकर अगर हम रबड़ की नली लगा दें, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि इस अंडवाहिनी को हटाकर अगर हम रबड़ की नली लगा दें तो क्या होगा। तो वही है, क्योंकि इस नली के अंदर भी जो है एपिथेलियम पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, और इसके अंदर म्यूकस भी होता है,
तो ये सहायक होता है अंडे के गमन के लिए। इसलिए जो है यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ रबड़ की नली लगा दें तो अंडे का गमन नहीं होगा, और दूसरी तरफ से इसमें शुक्राणु भी प्रवेश करता है तो शुक्राणु भी इसके पास में नहीं आ सकता। उसके अलावा यहाँ पे देखो अंडा हो उसको, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, तो ये भी कौन द्रव करता है, ये अंडवाहिनी की जो परत है अंदर की तरफ एपिथीलियम, उसके सहायता से ये द्रव निष्कासित किया जाता है, और ये भी अंडे को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जो है आप कई कारण हैं जो लिख सकते हो जिससे आप कह सकते हो कि इसकी जगह हम रबड़ की ट्यूब नहीं लगा सकते। अब देखो दोनों तरफ की अंडवाहिनियां जो है एक विशेष अंग से मिलती हैं, और इस अंग को अपन बोलते हैं गर्भाशय या यूट्रस, और नॉर्मली इसे वॉम भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो अगर अपन इसकी संरचना देखें तो ये भी लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और कम से कम 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस और 2.5 के आसपास इसकी चौड़ाई दिखाई देती है। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। फिर ये जो संरचना है दोनों तरफ की जो अंडवाहिनी है इसको जोड़ रही है, तो ऊपरी वाला भाग है, कभी कभी हालांकि अधिकतर नहीं, और यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि अंडा यहाँ से होकर जब निषेचित हो जाता है तो यहीं पे आके इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब आरोपित होता है, और यहाँ पे आके इसका जितना भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो इसी भाग में होता है। अब ये जो इसकी परत है आपको 2 परतों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, एक तो एंड्रोमीट्रियम एक मायोमीट्रियम, और सबसे बाहर की तरफ होती है एक्सो। तो ये तीनों परतों से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होती है एंड्रोमीट्रियम। यही एंड्रोमीट्रियम है जो कि प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण करती है, और जिसकी सहायता से बच्चे को 9 महीने तक पोषण प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई एम्ब्रियो नहीं हो तो ये जो परत है, ये परत जो रज चक्र होता है उस समय टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है और वापस से ये बनना चालू करती है। अब अगर अपन संरचना के आधार पर देखें तो सबसे ऊपर की तरफ आपको जो संरचना दिखाई देती है वो थोड़ी सी मोटी है, और यहाँ पे हालांकि कभी कभी जो है नीचे की जगह यहाँ पर भी बच्चा है या इम्प्लांट हो सकता है, तो ये थोड़ी सी चौड़ी संरचना है। फिर उसके बाद में जो बीच की संरचना है ट्रायंगल शेप की, इसको अपन बॉडी या काय कहते हैं। फिर उसके बाद में नीचे बिल्कुल ये सकरा होता है जिसे अपन नेक या ग्रीवा कहते हैं, और इसी के बाद में फिर अगला अंग प्रारंभ होता है। इसके बाद में जो लास्ट ऑर्गन है वो है योनि या वेजाइना, और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये यूट्रस के नीचे पाई जाती है, और इस भाग में जो है इसकी सेल्स, ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ग्लाइकोजन स्टोर के रूप में होता है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि इस भाग में लैक्टोबैसिलाइज जीवाणु पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो तो वो या संक्रमण हो उससे ये सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसे हाइमन बोलते हैं, और ये जो हाइमन है ये मान लीजिए कि अगर ज्यादा एक्सरसाइज या लैंगिक संपर्क इस समय ये यहाँ से फट भी सकती है। और ये जो वेजाइना है जैसे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव में देखा था मैथुनांग कपिलेटरी ऑर्गन, और वैसे ही जो फीमेल है उसका मैथुनांग क्या कहलाता है, वेजाइना। फिर उसके बाद में यहीं के छिद्र द्वारा ही बच्चे का जन्म भी होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो लास्ट ओपनिंग है उसके हिसाब से ये जो भाग में आपको डायग्राम दिखा रही हूँ इसको भग या वल्वा कहते हैं, और इसमें बहुत सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ मोन्स प्यूबिस
या मोन्स वेरिनिस, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्यूपिस मुंड। ये एक उभरा हुआ संरचना होता है और ये फैटी जो टिश्यूज होते हैं वसीय ऊतक उसका बना हुआ होता है। फिर उसके बाद में लेबिया मेजोरा प्रकोष्ठ पाया जाता है। ये जो है ये संरचना भी आपको जो है वलन के रूप में या मोटे फैट ऊतक जो होते हैं उसके रूप में होते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। उसके बाद में नीचे है लेबिया माइनोरा जिसे लघु प्रकोष्ठ कहते हैं, और इसमें भी छोटे छोटे वलन पाए जाते हैं, और इसके अंदर कुछ पिगमेंट जो है इसमें पाए जाते हैं, काले काले से धब्बे इसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में है क्लिटोरिस जो कि एक छोटी सी संरचना के रूप में होती है, और इसको जो है नर के शिशन या पेनिस के समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संवेदनाओं को ग्रहण करने के कारण इसको मेल का जो है स्टिमुलेटेड ऑर्गन शिशन है, तो फीमेल में क्लाइटोरिस है जिसको कि स्टिमुलेटिंग ऑर्गन कहा जाता है। फिर उसके बाद में वेस्टिबुलाई है जो कि इन दोनों के बीच में होता है और एक छिद्र के रूप में। अब यहाँ पे देखो ये दोनों छिद्र यहाँ पे खुलते हैं, एक यूट्रस है उससे भी खुलता है और दूसरा ऊपर की तरफ यूरिन है मूत्र मार्ग, ये दोनों यहाँ पर आके खुलते हैं। तो ये जो संरचना है ये संरचना यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखो अपन तीसरा पार्ट कर रहे हैं कि इसमें अगर अपन ग्रंथियों की बात करें तो एक ओवरी तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो है ग्रंथि होती है जिसे अपन बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। और ये जो बार्थोलिन है ये वेजाइना के पास ही पाई जाती है, और इसकी सहायता से एक बेसिक या क्षारीय पदार्थ रिलीज होता है, निकलता है, जिसे अपन स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में काम में लेते हैं। और इसका कार्य भी है कॉपुलेशन के समय ये पूरे इस हिस्से को चिकना बना के रखने का काम करता है। प्लस क्योंकि मूत्र विसर्जन के कारण एसिडिक हो जाता है ये, इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए ये क्षारीय होता है। तो ये भी एक ग्रंथि है जिसके हिसाब से इनके कॉपुलेटरी या फर्टिलाइजेशन के समय ये सहयोग करती है। अब देखो एक और अंग यहाँ पे रह रहा है, ग्रंथि रह रही है, और वो है स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड। अब ये जो है ये हालांकि वक्ष भाग में पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसको हम कंसिडर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव में। और ये जो ग्रंथि है ये सहायक ग्रंथि के रूप में यहाँ पर काम में आती है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक इसमें भरे रहते हैं, और 15 से 20 इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, और इन नलिकाओं के अंदर वसीय ऊतक या फैटी टिश्यूज उपस्थित होते हैं। और ये संरचना अंगूर के गुच्छे जैसी, ग्रेप्स जो है उसकी तरह दिखाई देती है, और इसका मुख्य कार्य है दूध का स्त्राव करना या दूध को उत्पन्न करना। और इसमें अगर अपन देखें तो ये जो दूध है ये दूध बच्चे के लिए एक पूरा का पूरा भोजन के रूप में या इसको बैलेंस डाइट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे का पोषण करता है। और सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो पहला दूध होता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें बहुत सारी प्रतिरक्षा वाली चीजें होती हैं, इसलिए जो है पहला दूध थोड़ा सा गाढ़ा और हल्के येलो कलर का होता है, जो कि बच्चों में एंटीबॉडीज जो है वो उत्पन्न करता है। अब अपन इसकी संरचना देखें तो इसमें आपको कुछ छोटी छोटी वाहिनियां दिखाई दे रही हैं जिन्हें अपन दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस ट्यूब्स बोलते हैं, और ये बहुत सारी मिलके जो लास्ट वाला जिसे चूचक या निप्पल कहते हैं वहां पर आकर यहाँ पर खुलती हैं। और ये जो निप्पल वाला पोर्शन है ये भी पिगमेंटेड होता है, ये भी काले रंग का आपको दिखाई देता है।
और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 15 से 25 के आसपास यहाँ पे छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कई बार पूछा जाता है कि इनके ग्रोथ में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो सोमेटोट्रोपिन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये जो कुछ हार्मोन है वो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद में कई बार जो दूध है उसका कंपोजिशन या संगठन भी पूछा जाता है। तो मानव के दूध में आपको फैट मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा, कैसीन जो प्रोटीन है वो मिलेगा, लाइसोजाइम जो कि जीवाणुओं से या जर्म्स को मारने का काम करता है, कैल्शियम होते हैं, कई विटामिन होते हैं, कई प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए ये जो दूध है ये बच्चे को सभी प्रकार के संक्रमणों से मुक्त रखता है। फिर उसके बाद में देखो कि यहाँ पर नर और मादा दोनों का मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर अपन कार्य की दृष्टि से देखें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव का काम केवल शुक्राणु उत्पन्न करना होता है, जबकि अगर हम मादा रिप्रोडक्टिव का देखें तो उसमें शुक्राणु को ग्रहण करना, अंडे का निर्माण करना, फिर उसके बाद में गर्भाधान, ये बच्चे की भ्रूणावस्था, इसको पोषण देना, ये सारे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कार्यों की दृष्टि से देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अपने ये आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपन कल कैसे अंडे और शुक्राणु निर्मित होते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।